हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6 रीड करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी के स्थल रूप। बच्चों, इस चैप्टर में हम जो भी स्थल रूप हैं यानी कि जो भी धरती पे चीज़ें हैं स्थल रूप की आकृतियाँ, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, स्थल रूप होता क्या है और उससे कैसे पर्वत का निर्माण होता है, कैसे पठार बनते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। बच्चों ये 6.1 है, जैसे ये है, कहीं देखो इसमें कहीं कुछ भी सपाट नहीं है नहीं ना, कुछ भी समतल। कहीं पे धरती यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ हो रही है, फिर इधर को जा रही है, इधर को जा रही है। कहीं ऊपर पठार उठ रहे हैं, पर्वत उठ रहे हैं, फिर वो उनका पठार बन रहा है। इसी प्रकार से जो स्थल होते हैं वो बिल्कुल भी सीधे यानी कि समान रूप से कहीं भी नहीं होते हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह कभी सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान यानी कि जिस पर हम रहते हैं, जिस पर आप खड़े हैं, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा धरती पे कहीं गड्ढा हो जाता है तो वो नीचे धंस जाती है, और कहीं पे थोड़ा सा मिट्टी का ढेर ज़्यादा लग जाने के कारण वो थोड़ी ऊँच उठ जाती है। ठीक है बच्चों, फिर इसमें आगे है दूसरी या बाह्य स्थल के लगातार चलने, बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। जो पृथ्वी की सतह, जब पृथ्वी होती है बच्चों, उस पर जो मिट्टी होती है वो कटती है या किसी कारण से आगे बढ़ती है, उसका जो कटाव होता है, घिस जाती है जब वो, तो जो टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है बच्चों अपर्दन। क्या कहलाती है? अपर्दन। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। जब जैसे ये धरती है, ये मिट्टी है, वो घिस जाती है तो वो टूट टूट के जब नीचे गिरती है, साइड हो जाती है, तो बच्चों वो कहलाती है अपर्दन कहलाती है। और अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है, यानी कि नीचे धंस जाती है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यानी कि जब पृथ्वी का दोबारा निर्माण होता है, उस पर फिर से नई मिट्टी आती है, तो उस वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। ये दो प्रक्रियाएं अपर्दन और निक्षेपण बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि जो स्थल रूप है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, पर्वत, पठार और मैदान। सबसे पहले इसमें है पर्वत, पढ़ेंगे हम बच्चों। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। ठीक है, जैसे पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी है मान लिया, इसका थोड़ा सा भाग अगर हम ऊपर उठा दें तो वही बच्चों क्या बन जाता है? पहाड़ बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये पहाड़ ऐसे बन जाता है। पर्वत का शिखर यानी कि पर्वत या पहाड़, पर्वत का शिखर जो छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, यानी कि जो पर्वत होता है वो नीचे से चौड़ा होता है। दिख रहा है ना बच्चों, ये नीचे से चौड़ा होता है, एंड ऊपर से यानी कि जो इसका शिखर होता है वो कैसा नुकीला टाइप हो जाता है, या नुकीला भी ना हो, ऊपर से कैसा हो जाता है? वो पतला हो जाता है। ठीक है, यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, यानी कि जो इसका आसपास का क्षेत्र होता है वो नीचा होता है और ये ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है, यानी कि ऊपर का तापमान कम होता जाता है, वहाँ पर ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कुछ योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र
पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज। बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो हिमालय है वो कहाँ है, एशिया में, एंड जो आल्प्स है वो कहाँ है, यूरोप में, एंड जो एंडीज है वो कहाँ है बच्चों, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, यानी कि सभी पर्वत जो होते हैं वो एक ही ऊंचाई के, एक ही चौड़ाई के नहीं होते हैं। पर्वत जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वलित, जिनको कि मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भ्रंशोत्त पर्वत, यानी कि भ्रंश पर्वत जो टूटे हुए पर्वत से बनते हैं, एंड ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण बनते हैं। सबसे पहले हिमालय तथा एल्पस। बच्चों ध्यान रखेंगे, हिमालय और एल्पस वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं, हिमालय और एल्पस, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होते हैं, यानी कि शंकु के आकार के, ऐसे करके ऐसे होते हैं। ठीक है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो कि वो भी क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। ठीक है बच्चों, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, जब कोई पर्वत टूटकर कहीं और विस्थापित हो जाता है, कहीं और धंस जाता है, तो उसे बोलते हैं भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है बच्चों से। जो ऊपर उठे हुए भागखंड को क्या कहा जाता है बच्चों, हर्स्ट तथा या उत्खंड कहा जाता है, तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, द्रोणिका या फिर ग्रोबेन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक पर्वत था और ये टूट के इसका कुछ भाग यहाँ पर धंस गया, तो जो ये धंसा हुआ भाग, जो इसका नीचे का भाग होगा बच्चों, उसको क्या कहेंगे, द्रोणिका। इस वाले भाग को क्या कहेंगे, द्रोणिका। और जो इसके ऊपर का भाग होगा, इसको बच्चों क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उत्खंड या फिर हर्स्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, यूरोप के राइन घाटी तथा वोल्जेस पर्वत, याद रखेंगे, यूरोप की राइन घाटी और वोल्जेस पर्वत कौन से पर्वत के उदाहरण है, भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, याद रखेंगे बच्चों, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और तथा जापान का फ्यूजियामा कौन से हैं, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं बच्चों। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग गाइडलाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग ये पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ठीक है बच्चों, ये हुआ पर्वतों के बारे में। पर्वत 3 प्रकार के बताए हैं मैंने, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत एंड ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पठार। पठार क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि ये कोई पर्वत बना, पर्वत है, लेकिन अगर हम पर्वत को ऊपर से थोड़ा सा समतल कर दें, यानी कि ऊपर जो है, ऊपर का भाग इसका समतल हो जाए, तो ये ऊपर वाला स्थान क्या कहलाता है बच्चों, पठार बन जाता है। ठीक है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। मैंने आपको बताया ना, ये पर्वत जो है वो अगर ऊपर से समतल हो जाए और थोड़ा सा ऐसे सपाट हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जैसे। ठीक है बच्चों, जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं, यानी कि पठार जो हैं वो कई ऊंचाई तक जा सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में बच्चों याद रखेंगे, भारत में दक्कन का जो पठार है पुराने पठारों में से एक है।
केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, याद रखेंगे बच्चों, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना तथा हीरो की खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार, याद रखेंगे बच्चों, में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है, पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ की नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात क्या होता है बच्चों, झरने, यानी कि ऊपर से जब पानी बहुत तेजी से गिरता है तो उसको बोलते हैं जलप्रपात। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रमणीय स्थल यानी कि घूमने के स्थान होते हैं बहुत सुंदर, जो पर्यटक यानी कि घूमने वालों को आकर्षित करते हैं, यानी कि सभी लोग उन्हें घूमने देखने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों मैदान क्या होता है, जिस पे कि हम रहते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर, यानी कि ये धरती है जिस पे कि हम रहते हैं, और इससे 200 मीटर नीचे जो है यहाँ पे समुद्र होता है। ठीक है बच्चों, 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, यानी कि कहीं पर सपाट भूमि होती है, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर है मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। मैदान पर ही हम रहते हैं बच्चों। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में, याद रखेंगे बच्चों, भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूप कैसा है? स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करता है, यानी कि अलग अलग रूप से करता है। पहाड़ों पे रहने वालों का जीवन अलग होता है, मैदानों पे रहने वालों का अलग होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, पर्वत पर जो रहते हैं उनका बहुत कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदान पर रहना ऐसा आसान होता है बच्चों। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान है। ठीक है, मैदान पे हम, क्योंकि समतल भूमि होती है, हम उस पर आराम से घर बना के रह सकते हैं, फसल पैदा कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतर बता सकते हैं? होता है ना बच्चों, पहाड़ों पे अलग तरीके से रहा जाता है, खेती भी अलग होती है, एंड मैदानों पे अलग तरीके से घर बना के रहते हैं विभिन्न प्रकार के, एंड उनमें खेती भी अलग अलग कर सकते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? जो प्रकृति के द्वारा होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी का फटना, तूफान आना, बाढ़ बहुत विनाश
कर देते हैं। इन आकस्मिक यानी कि इनके अचानक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। यानी कि धरती पे तो हम कहीं और जा सकते हैं। हम कितने तरीक़ों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीक़ों से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना नहीं करना चाहिए। उपजाऊ भूमि पर हमें खेती करनी चाहिए। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।